नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पर बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब सितंबर 2024 के जब आप जीएसटी 3B फाइल करोगे तो अक्टूबर 2024 में आपको बिल्कुल नए तरीके से अपनी आईटीसी को क्लेम करना है। जी हाँ दोस्तों, एक नया सिस्टम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है जो कि आपकी आईटीसी क्लेम करने के तरीके को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल देगा। जिस तरीके से आप अभी आईटीसी क्लेम कर रहे हो वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा। संक्षिप्त में अगर आपको मैं बताना चाहूं तो आज की तारीख में आप आईटीसी कैसे क्लेम करते हो? जीएसटीआर 2B के हिसाब से। आज की तारीख में आप आईटीसी कैसे क्लेम करते हो? जीएसटीआर 2B के हिसाब से। बट अक्टूबर 2024 मतलब आप जब सितंबर 2024 की 3B फाइल करोगे तो आप आईटीसी कैसे क्लेम करोगे? आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से। मतलब अभी तक 2B की कट ऑफ डेट थी 3B से पहले, अब 2B की कट ऑफ डेट 3B के बाद हो जाएगी। अभी तक 2B के अनुसार 3B में आईटीसी क्लेम होती थी, बट अब आईएमएस के हिसाब से 2B में आईटीसी जाएगी और 2B के हिसाब से आपकी 3B में आईटीसी आने वाली है। सो मतलब जो अभी तक 2B की वैल्यू थी अब वो 2B की वैल्यू पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखित में डिपार्टमेंट और ये पोर्टल आपको भी बताएगा लिखित में। ठीक है, अभी तो मैं वर्बली बता रहा हूँ, लिखित में अभी आपको पूरी मैं इसका डिटेल एनालाइज आपको बताने वाला हूँ। ब्रीफ में अगर बात करें तो 2B और 2A की वैल्यू खत्म, आईएमएस की वैल्यू चालू। 2B की कोई कट ऑफ डेट नहीं, 2B जो है अब आपके अनुसार तैयार होगा। आप जो इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका 2B जनरेट होगा और 2B की कट ऑफ डेट जो है अब आपकी 3B के बाद होगी। और 2B अब एक बार नहीं बनेगा। अभी तक क्या था, 2B बन गया तो अपने पापा की नहीं सुनता था, बट अब 2B बनने के बाद मतलब जनरेट होने के बाद आप उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो, रीकंप्यूट कर सकते हो। तो क्या है पूरा माजरा, क्या है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, एक भी पार्ट वीडियो को मिस मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अब आपकी आईटीसी क्लेम करने का तरीका अक्टूबर 2024 से पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में शेयर करिएगा। तो ये आप देख रहे हो अपडेट्स आई है सितंबर 3, 2024 को, जहां पे बताया जा रहा है कि भैया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा की तरह डिपार्टमेंट कहता है जो भी अपडेट आता है वो टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए आता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। डिटेल में जानकारी करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और जो पॉइंट हाईलाइट करने वाले वो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम to enable taxpayer to efficiently address invoice correction amendment with their supplier through the portal, a new communication process is being brought at portal। एक न्यू जो है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, मतलब 2A और 2B क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस है। आपका सप्लायर इनवॉइसेस को अपलोड करता है, आपके 2B के अंदर आता है, तो एक कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, दिस विल ऑल्सो फैसिलिटेट टैक्सपेयर इन मैचिंग ऑफ देयर रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस वाइज इशूड बाय द सप्लायर फॉर अवेलिंग द करेक्ट आईटीसी। तो मैंने जैसा कि बोला ये लाइनें टीपी हुई हैं। हमेशा डिपार्टमेंट कोई भी अपडेट आता है तो यही बात लिखी होती है कि भैया एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम ये अपडेट को ला रहे हैं। तो इसी तरीके का एक नया अपडेट, एक न्यू फंक्शन आपके पास आ रहा है जिसको बोला जाएगा आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, विच विल अलाउ द रेसिपिएंट टैक्स पेयर टू ईदर एक्सेप्ट or reject an invoice or to keep it pending in the system which can be availed later। तो अब IMS के थ्रू जो आपके सप्लायर ने GST 1 के थ्रू इनवॉइसेस अपलोड किए थे वो आपके पास दिखेंगे और आप उनको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग में डाल सकते हो और बाद में भी उनको क्लेम कर सकते हो। तो क्या है पूरी कहानी, वन बाय वन इसको समझते हैं। दिस फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 से मतलब सितंबर की जब आप 3B फाइल करोगे तो आईएमएस के अकॉर्डिंगली आपको 3B को फाइल करना पड़ेगी। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं और बड़ी ही कमाल की चीजें हैं। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनने वाला है क्योंकि पूरा तरीका आपका चेंज हो चुका है आईटीसी क्लेम करने का। द सेट फंक्शनलिटी वुड बी अ मेजर एनहेंसमेंट, माइनर नहीं है भाई साहब, मेजर एनहेंसमेंट इन द आईटीसी इकोसिस्टम ऑफ जीएसटी। जो आईटीसी क्लेम करने का आपको जो सिस्टम है उसमें एक मेजर एनहेंसमेंट आया है, एक बड़ा बदलाव आया है। नाउ only the accepted invoices by the recipient would become part of their GSTR 2B। तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी तक 2B बड़ा छाती चौड़ा के अपनी चल रहा था,
बहुत अकड़ में था कि भैया मेरे अनुसार ही 3B जनरेट होगा, मैं अपने आप जनरेट होता हूँ, मैं एक बार जनरेट हो गया तो किसी की सुनता नहीं हूँ। ये जो सारी अकड़ थी 2B की, टाइम टाइम फिश कर दी है डिपार्टमेंट ने और IMS आ गया है। अब क्या लिखा हुआ है, नाउ ओनली द एक्सेप्टेड इनवॉइसेस बाय द रेसिपिएंट वुड बिकम पार्ट ऑफ 2B। 2B अपनी इच्छा से जनरेट नहीं होगा, जो आप चाहोगे वही 2B में आएगा। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो 2B के अनुसार ITC 3B में आती थी, तो अब 2B बाद में जनरेट होगा, पहले IMS आ जाएगा। जैसे ही आपका सप्लायर इनवॉइसेस सेव करेगा या रिटर्न फाइल करेगा, आपके IMS में आ जाएगा। आप IMS के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक डैशबोर्ड आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा वो नीचे दिखाया है। उसके थ्रू आप जो इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करोगे वही केवल 2B का पार्ट बनेगा और 2B का पार्ट नहीं बनेगा। Therefore, IMS will provide the taxpayer an opportunity to review the genuineness and authenticity of the received invoices। तो IMS आपको एक ट्रांसपेरेंसी दे रहा है कि भैया जो इनवॉइसेस आपके पोर्टल पे दिख रहे हैं वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है। और एक और कमाल की बात सुनो, वंस द सप्लायर सेव एनी इनवॉइसेस इन GST 1 IFF और 1A, सप्लायर ने जैसे ही सेव कर दिया, रिटर्न फाइल नहीं, केवल अगर उसने सेव कर दिया, इनवॉइसेस सेव कर दिया, तो आपके IMS में वो दिखने लग जाएगा, वुड बी रिफ्लेक्टेड इन दी IMS डैशबोर्ड ऑफ द रेसिपिएंट। तो अगर सप्लायर ने इनवॉइस सेव कर दिया, आपके IMS में वो दिखने लग जाएगा। आप एक्सेप्ट कर दोगे तो 2B में आ जाएगा, पर कंडीशन वहां पे है। कंडीशन क्या, आगे पढ़ेंगे अभी। अ सैंपल स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम इज प्रोवाइडेड बिलो। उसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इस तरीके से अब आपको डैशबोर्ड पे रिटर्न में जाओगे, एक IMS डैशबोर्ड करके एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आप देख रहे हो कि आपके सप्लायर का GSTN नंबर, ट्रेड नेम यहाँ पे लिखा जाएगा, इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा, इनवॉइस टाइप लिखा जाएगा, एज वेल एज आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, आप चाहो एक्सेप्ट करो, आप चाहे रिजेक्ट कर दो, आप उसको पेंडिंग में डाल दो। एक्सेप्ट कर दोगे 2B का पार्ट बन जाएगा, रिजेक्ट कर दोगे तो 2B का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर पेंडिंग में डाल दोगे तो आप उसको आगे जाके क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका स्टेटस भी बता देगा कि भैया आपने स्टेटस उसका क्या कर रखा है। आगे समझते हैं। तो 2 चीजें अभी तक हमने यहाँ पे समझी। नंबर 1 कि अब 2B जो है वो हमारे अनुसार क्रिएट होगा, और नंबर 2 कि आपके सप्लायर ने अगर IFF या 1A के अंदर इनवॉइसेस को सेव कर दिया तो भी वो आपके IMS डैशबोर्ड में आपको दिखने वाला है। आगे समझो। द इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट इन द IMS डैशबोर्ड एज शोन इन द पिक्चर अबव। इस तरीके से आपको दिखेंगे जैसा कि ऊपर दिखाया है। द रेसिपिएंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन इनवॉइस और कैन सिंपली कीप इट पेंडिंग इन द सिस्टम। आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, या पेंडिंग में उसको डाल सकते हो। एक्सेप्ट करोगे 2B का पार्ट बनेगा, रिजेक्ट करोगे 2B का पार्ट नहीं बनेगा, 2B का पार्ट बनेगा तो 3B में आएगा, 2B का पार्ट नहीं बनेगा तो 3B में नहीं आएगा। पेंडिंग में डाल दोगे तो ना तो 2B का पार्ट बनेगा ना 3B का पार्ट पड़ेगा, पेंडिंग में रहेगा, मतलब IMS डैशबोर्ड पर ही रहेगा। दिस एक्शन कैन बी टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ सेविंग द रिकॉर्ड्स in GST 1 IFF 1A by the supplier taxpayer till the recipient taxpayer file is a corresponding GST 3B। आपके सप्लायर ने 1 में अगर उसको सेव कर दिया तो भी आपके वो IMS के अंदर दिखेगा, और तब तक दिखेगा जब तक आप अपनी 3B को फाइल नहीं कर दोगे। इफ द रेसिपिएंट डजंट टेक एनी एक्शन, अगर आपने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, एन इनवॉइस एन IMS देन इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट। अगर आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो आप A करते हो, ना R करते हो, ना P करते हो, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, रिजेक्ट भी नहीं करते हो, पेंडिंग भी नहीं करते हो, तो वो अपने आप ही डीम्ड माना जाएगा। मतलब अगर आप उस पर कोई भी एक्शन लेते हो तो भैया वो डीम्ड एक्सेप्टेड, मतलब स्वीकृति मानी जाएगी आपकी। कुछ नहीं करना भी आपकी स्वीकृति मानी जाएगी। कोई बार कहता है ना, चुप रहना भी आपकी स्वीकृति मानी जाती है। एंड विल मूव टू GST 2B। अगर आप कुछ नहीं करते तो आपको 2B में वो चला जाएगा। इन केस द सप्लायर अमेंड्स द डिटेल ऑफ अ सेव्ड इनवॉइस इन द GST 1 बिफोर फाइलिंग द GST 1, इन सच केस द अमेंडेड इनवॉइस विल रिप्लेस द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इन IMS। अगर आपका सप्लायर GST 1 में जैसे इनवॉइस अपलोड करेगा तो आपके IMS में आ जाएगा, बट उसने अभी फाइल करने से पहले कुछ भी चेंज कर दिया तो वो चेंजेस आपके IMS में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ द एक्शन टेकन बाय द रेसिपिएंट ऑन द ओरिजिनल इनवॉइसेस। तो वो जो भी अमेंडमेंट करेगा वो आपको आपके IMS में देखने को मिलेंगे। इन केस, नंबर 4th पॉइंट, इन केस सप्लायर्स अमेंड एनी इनवॉइस फाइल्ड इन GST 1 थ्रू GST 1A। अगर सप्लायर ने GST 1 फाइल कर दी बट 1A के थ्रू वो कोई भी अमेंडमेंट कर रहा है, देन सेम विल आल्सो फ्लो टू IMS। तो उसका इफेक्ट भी आपके IMS में आपको देखने को मिलेगा। हाउएवर ITC corresponding to the same will flow in the GSTR 2B of the recipient। ITC भी जो है वो आपके 2B में सेम ही फ्लो में जो है वो आपको देखने को मिलेगी।
कब मिलेगी? जनरेटेड फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ। तो टू बी में कब आएगी? जो सब्सिक्वेंट मंथ का जो आपका टू बी जनरेट होगा। अगर आपके सप्लायर ने 1 के बाद 1A में अमेंड करा कुछ भी, तो आपके आईएमएस में तो आपको दिखेगा, बट टू बी में उस महीने के टू बी में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट मंथ की जो सब्सिक्वेंट मंथ का जो टू बी होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। The invoices which would be kept pending can be availed by the taxpayer at any future point of time। जो आप उसको पेंडेंसी में डाल दोगे, जिसको आप ना एक्सेप्ट करो ना रिजेक्ट करो, पेंडिंग में डाल रहे हो, तो वो आप उसको आगे जाके कभी भी एक्सेप्ट करके और अपने टू बी का पार्ट उसको बना सकते हो, बट नोट लेटर देन द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द सेक्शन 64। जो 16(4) के अंदर जो लिमिट है 180 डेज वाली, उसके बाद वो फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ऑल द इनवॉइसेस रिकॉर्ड्स रिपोर्टेड और सेव्ड बाय द सप्लायर टैक्सपेयर इन द जीएसटी 1 और आईएफएफ और 1A will be available in the IMS dashboard of the recipient taxpayer for taking the action. Supplier will also be able to see what action his recipient has taken on invoices and IMS। So जैसे ही आपका सप्लायर 1 के अंदर इनवॉइसेस को सेव कर देगा या आईएफएफ में या 1A के अंदर, तो वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा और आप आईएमएस डैशबोर्ड पे आप उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हो। और आपने उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया या पेंडिंग किया है, वो सारा स्टेटस आपके सप्लायर के डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलेगा कि भैया आपने उन इनवॉइसेस के साथ क्या करा है। सो आप समझ रहे हो उसकी गहराई का मतलब। अगर आपने कोई चीज रिजेक्ट की तो भाई साहब आपका सप्लायर भी मरेगा उसके अंदर, क्योंकि उसने तो अपनी लायबिलिटी को कम बढ़ कर रहा है। वो मान लो अगर वो दिखा रहा है इनवॉइसेस तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, मान लो उसने कोई क्रेडिट नोट दे दिया और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको लायबिलिटी का नोटिस आ जाएगा, वो अपनी लायबिलिटी कम नहीं कर सकता अब आपकी बिना एक्सेप्टेंस के। वो पॉइंट नीचे मेंशन भी करा, भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब अब दोनों चैन है, चैन तो वैसे भी थे बिजनेस एक चैन ही है, तो बट अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। सो बहुत ध्यान से 1, 2A, 2B, 3B ये सबको बहुत ध्यान से काम करना है। फर्दर at the time of generation GST 2B only the filed invoices recorded by the supplier will be considered for the computation of ITC। अब आया यहाँ पे मुद्दे की बात। अभी तक तो आप ऊपर सोच रहे होगे कि भाई साहब सामने वाले ने इनवॉइस सेव कर दिया, मेरे आईएमएस में आ गया, मैं उसको देख सकता हूँ, उसको स्टेटस को चेंज कर सकता हूँ, अप्रूव, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हो। बट आईटीसी कब क्लेम करोगे? आईटीसी केवल आप तभी क्लेम करोगे जब फाइल्ड हो जाएगा इनवॉइस, जब आपका सप्लायर इनवॉइस को फाइल्ड कर देगा, जब जीएसटी 1 को फाइल करेगा तभी वो आपके 2B का पार्ट बनेगा और आपके आईटीसी में वो कंप्यूट होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा, आईएमएस में दिखेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द करंट कट ऑफ डेट एंड एक्शन टेकन बाय द रेसिपिएंट a draft GST 2B will be made available to the recipient on 14th of subsequent month as currently being generated। अभी तक GST 2B कब जनरेट होता है? 14 को जनरेट होता है। ऐसे ही आपका GST 2B अब भी जनरेट होगा, बट क्या हो जाएगा भैया? अ ड्राफ्ट GST 2B। GST 2B के ऊपर हंसी आ रही है, बहुत बेचारा खुश होता था कि मैंने 2A की टांग खींच दी, अब 2B की टांग भी खींच दी आईएमएस ने। इसलिए मैं अपने कोर्स में हमेशा बोलता हूं कि भैया 2A 2B वर्ड को याद करने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि आज की तारीख में देखो आप आईएमएस आ गया, बट हमारे बैच के जो स्टूडेंट है उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट उनको बता दिया कि भैया क्या चीज कैसे आपको करनी है। अकाउंटिंग इंडिया में करो, चाहे विदेश में करो, चाहे पूरे संसार में करो, चाहे आज करो, चाहे आज से 10 साल बाद करो, सबका तरीका सेम ही रहेगा। इनके चेंजेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी अकाउंटिंग वर्किंग के ऊपर। आपको बेस अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज नाम 2B है, अब आईएमएस हो गया। पहले आपका वेट के समय पे एनेक्सर बी होता था, फिर वो 2A आ गया, फिर वो 2B आ गया, अब आपका आईएमएस आ गया। कल को हो सकता है कुछ और आ जाए, पीएमएस, टीएमएस। ये मैं हमेशा बोलता हूं, है ना, कि आज जीएसटी 3B है, कल को 5B, 6B कुछ भी हो सकता है। तो नाम याद मत करो, काम को याद करो भाई साहब। ठीक है, सो आपका सप्लायर जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक वो आईटीसी का पार्ट नहीं बनेगा आपकी। ठीक है, हालांकि आईएमएस में आपको दिखेगा। दूसरी बात, कट ऑफ डेट 14 थी, वो कट ऑफ डेट 14 रहेगी, बट अब जीएसटी 2B वो वाला पहले की तरह जनरेट नहीं होगा कि मैं अपने बाप की भी नहीं सुनूंगा, मतलब एक बार मैं जनरेट हो गया तो काम डन, वो काम तो खत्म। अब ये एक ड्राफ्ट जीएसटी 2B जनरेट होगा। क्या होगा? ड्राफ्ट जीएसटी 2B जनरेट होगा, जिसको आप रिकम्प्यूट कर सकते हो, आगे लिखा हुआ है। हाउएवर द रेसिपिएंट विल बी फ्री टू टेक एक्शन ऑफ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट और कीप पेंडिंग इवन आफ्टर जनरेशन ऑफ 2B। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बोलो बड़े ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके पास आ रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। वीडियो के किसी पार्ट को मिस मत करो, कंजूसी बिल्कुल मत करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अकाउंटेंट भाइयों एंड बहनों के साथ। आफ्टर जनरेशन ऑफ 2B जनरेट होने के बाद भी आप आईएमएस के थ्रू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कीप पेंडिंग वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो टिल द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले इफ रेसिपिएंट टैक्सपेयर हैव टेकन एक्शन ऑन एनी इनवॉइसेस after 14th of month then he would be required to recompute their GST 2B।
आप 14 तारीख के बाद कोई भी अगर एक्शन लेते हो आईएमएस के अंदर तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी आईटीसी का पार्ट बन जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, पेंडिंग जो भी आप करोगे एक्शन लोगे वो आपका 3B में इंपैक्ट होगा। बट एक बार 2B को आपको क्या करना पड़ेगा, रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। मतलब अब आपका 2B भी चेंज हो जाएगा, 2B में भी आपको एक रिकम्प्यूट करने का ऑप्शन वहां पे मिलने वाला है। However, they will not be able to take any action after filing of GST or 3B। अब भैया बच्चे की जान लोगे, 3B के बाद 1 के बाद 1A दे दिया, उसके बाद IMS दे दिया, 2B दे दिया, अब 3B के बाद भी गलती करोगे तो भैया तुम्हारा कोई सुधार नहीं है। इसलिए मैं कोर्स में बोलता हूं कि गलती को करने से पहले सुधारो। लोग आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो कि हाँ भैया अमेंड कैसे करना है, ये 9 को सही कैसे करना है। हम कहते हैं कि भाई साहब आप जो 3B फाइल कर रहे हो, जो 1 फाइल कर रहे हो, उसको फाइल करने से पहले 99.99% मिस्टेक को वहीं खत्म कर दो। 0.1% मिस्टेक तो भैया मनुष्य है, कुछ भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। सो हमारा तो सिंपल सा फंडा यही है भैया, गलती को करने से पहले सुधारो। गलती करके सुधारोगे तो कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही चीज डिपार्टमेंट कह रहा है आपको कि भैया 3B फाइल करने के बाद फिर कुछ नहीं होगा भैया, फिर तो जो जनरेट हो गया तो जनरेट हो ही गया, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। इट मे बी नोटेड, बहुत ध्यान देने योग्य बात, इट मे बी नोटेड दैट टिल GSTR 3B इज फाइल्ड बाय द टैक्सपेयर, GSTR 2B फॉर सब्सिक्वेंट मंथ विल नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, 2B तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आपकी 3B फाइल नहीं होगी, ठीक है ना भैया। ओके, तो 2B अब ड्राफ्ट जनरेट होगा, आप उसको 3B फाइल करने से पहले रिकम्प्यूट कर सकते हो, मुद्दा ये निकल के आता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन टेकन बाय द टैक्सपेयर इनवॉइसेस रिकॉर्ड कैन बी कैटेगराइज्ड एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे नो एक्शन टेकन, अब यहाँ पे कैटेगरी उन्होंने बना दी है कि अगर आप एक्शन कोई भी एक्शन नहीं करते हो तो आपके 3B और 2B का पार्ट बन जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे। एक्सेप्ट करते हो 3B और 2B का पार्ट बनेगा, रिजेक्ट करते हो तो 3B और 2B का पार्ट नहीं बनेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। पेंडिंग करोगे तो ना 3B का पार्ट बनेगा ना 2B का पार्ट बनेगा, सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। दिस फंक्शनलिटी इज अ फैसिलिटेशन फॉर द टैक्सपेयर्स and will not add any compliance burden on the taxpayer as no action required shall be considered as deemed accepted and the taxpayer's intervention will only be required in case a record need to be rejected or kept pending। कहने का मतलब यह है कि इतना घबराओ मत, डिपार्टमेंट कह रहा है इतना घबराओ मत, ये कोई ऐसी कंप्लेंसेस नहीं है जिससे कि आपके ऊपर टैक्स जो है कोई बर्डन आएगा। आप कुछ भी मत करो उसको तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको जाके एक्सेप्ट करना ही करना है, आप अभी तक जैसे फाइल करते हो वैसे फाइल कर लो। आप कुछ भी एक्शन नहीं लोगे तो आपका 2B प्रॉपर्ली जनरेट होगा, 2B जनरेट होगा, 3B में ITC आएगी, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बट आप लेना चाहते हो एक्शन, मन कर रहा है कुछ करने का, माउस वाउस चलाने का, तो आप भैया माउस चला सकते हो, ठीक है। ओके, QRMP के लिए आपको पता है कि क्वार्टरली बेसिस पे सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो वो उसी तरीके से आपके पास अवेलेबल होगा। जैसा कि 2B आपका M1 और M2 मंथ के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक इसी तरीके से M1 और M2 मंथ के अंदर आपका 2B अवेलेबल नहीं होगा QRMP वालों के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ QRMP बिल्कुल बकवास तरीके की स्कीम है, आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी B2B की सप्लाई है तो आपको भूल के भी QRMP में नहीं जाना चाहिए, डिटेल में बात नहीं करूंगा। अगर आपकी B2C की सप्लाई है और आपका टैक्स नहीं बनता है, अगर ये दो कंडीशन आपकी मीट होती है तभी आपको QRMP को चूज करना चाहिए, अदरवाइज QRMP आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। QRMP आपको केवल दो कंडीशन में चूज करनी है, अगर आपकी B2C की सप्लाई है एंड आपका कभी भी टैक्स नहीं बनता है, आपकी ITC रहती है, तो आप QRMP चूज करो, आपके लिए बेस्ट शूट है। और अगर आप की B2B की सप्लाई और टैक्स बनता है तो QRMP मत चूज करो। 3B और 1 से ज्यादा मेहनत आपको QRMP में करना पड़ जाएगी, ठीक है। फ्लो ऑफ IMS, ये चीज मैंने आपको ऊपर बताई दी कि एक्सेप्ट करोगे तो 3B और 2B का पार्ट बनेगा, रिजेक्ट करोगे तो 3B और 2B का पार्ट नहीं बनेगा, और पेंडिंग में डाल दोगे तो भी आपका 3B और 2B का पार्ट वो नहीं बनने वाला है। अच्छा, रिजेक्ट करोगे तो 2B में रिजेक्टेड वाले सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, रिजेक्ट करोगे तो 2B में रिजेक्ट वाले सेक्शन के अंदर वो आ जाएगा, और पेंडिंग में डाल दोगे तो वो 3B और 2B का पार्ट नहीं बनेगा, IMS के अंदर ही शो करेगा एज पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग रिकॉर्ड विल नॉट बी पार्ट ऑफ GST और 2B एंड 3B, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। Below the screenshot of IMS dashboard showing summary of all involved records and action taken। तो ये एक समरी आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से। B2B के इनवॉइसेज कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, 4 पे एक्शन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिए, 5 को रिजेक्ट कर दिया, 3 पेंडिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ आपका देखने वाला है, अमेंडमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब कुछ आपको देखने वाले हैं। की पॉइंट ऑफ IMS के की पॉइंट, मुख्य बातें सुन लो भैया। Deemed accepted at the time of GST or 2B generation, a record will be considered as deemed accepted if no action taken। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं कर लेते हो IMS में तो वो आपके deemed accepted माने जाएंगे, ठीक है। It is mandatory to recompute GST or 2B from IMS dashboard in case of any changes in action already taken on concerned records or any action is taken after 14th of the month
डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ड्राफ्ट जीएसटीआर टू बी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, सेकंड नंबर पॉइंट, कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं भी लिया है पर आप 14 तारीख के बाद आपने कोई एक्शन लिया है, अगर आप 14 तारीख के बाद आईएमएस में कुछ भी करते हो तो एक बार अपने 2B को आपको रिकम्प्यूट करना है, क्योंकि 2B अब आपका जो है वो स्टैग्नेंट नहीं है। 2B जो आपका बन के आया है वो ड्राफ्ट 2B है, तो उसको रिकम्प्यूट जरूर कर ले अगर आप कोई चेंजेस करते हो 14 तारीख के बाद, क्योंकि 14 तारीख 2B की कट ऑफ डेट होती है। फॉलोइंग सप्लाईज विल नॉट गो टू आईएमएस एंड विल बी डायरेक्टली पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 3B। ये दो सप्लाईज ऐसी हैं जो कि आपके आईएमएस में नहीं आएंगी, सीधा 3B में जाएंगी, एक आरसीएम वाली और नंबर दूसरा पीओएस वाली। अगर आपकी कोई प्लेस ऑफ सप्लाई के कारण, जैसे कि होटल में आपका कोई भी, कई बार होता है ना ऐसा, आपने सुना भी होगा, देखा होगा जो भी अकाउंटेंट है, कि भैया आपका ऑनर गया कहीं पे घूमने और उसने वो मान लो यूपी का महाराष्ट्र में गया, किसी होटल में स्टे करा, तो महाराष्ट्र वाले ने उसको इनवॉइस दिया बट जीएसटी नंबर पे दिया, आपका जीएसटी नंबर यूपी का उसका महाराष्ट्र का, पर उसने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या करा, इंट्रास्टेट। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी वो होटल है, होटल कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, तो उस केस के अंदर वो आपके आईएमएस का पार्ट नहीं बनेगा, वो सीधा आपके 2B के अंदर नॉट एलिजिबल वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। ठीक है। रिकॉर्ड्स विल फ्लो टू आईएमएस डैशबोर्ड एट टाइम ऑफ सेविंग ऑफ रिकॉर्ड बाय सप्लायर इन रेस्पेक्टिव फॉर्म एंड द रेसिपिएंट कैन टेक एक्शन ऑन सच रिकॉर्ड इन आईएमएस। तो यहाँ पे बता रहे कि भैया जैसे ही आपका सप्लायर रिकॉर्ड को सेव कर देगा, इनवॉइसेस को सेव कर देगा, आपके आईएमएस में आ जाएगा, आप उस पर एक्शन भी ले सकते हो कुछ भी। ठीक है। हाउएवर सच रिकॉर्ड विल बी पॉपुलेटेड इन 2B आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 1 IFF 1A बाय द सप्लायर। आईएमएस का पार्ट बन जाएगा अगर आपका सप्लायर रिकॉर्ड को सेव करेगा, बट 2B का पार्ट तभी बनेगा जब वो 1 IFF या 1A को फाइल कर देगा, तीनों में से जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ठीक है। ऑल द एक्सेप्टेड, डीम्ड एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड रिकॉर्ड विल मूव आउट ऑफ आईएमएस डैशबोर्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेस्पेक्टिव 3B। आप जैसे 3B फाइल कर दोगे तो जो भी आपने एक्सेप्ट किया है या एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं लिया या रिजेक्ट किया है, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड से मूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है। कब हो जाएगा बाहर? 3B फाइल करने के बाद। तो अब 3B फाइलिंग की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पेंडिंग रिकॉर्ड विल रिमेन ऑन आईएमएस डैशबोर्ड। पेंडिंग रिकॉर्ड जो है वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे रहेंगे, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड से बाहर नहीं जाएंगे जब तक आप उसको या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, तब तक। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कुछ भी मत करना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, ठीक है सब, आगे चलते हैं। It is mandatory to take action on original record and file the respective 3B before taking action on amended records, amended through GST 1A or 1। अगर आपके सप्लायर ने कोई इनवॉइस को अमेंड करा है 1A के थ्रू या 1 के थ्रू, तो आपको उसके ऊपर एक्शन जरूर लेना है। ठीक है। जो भी जिस महीने में अमेंड हुआ, जिस महीने की आप 3B फाइल करो, उससे पहले आप उसमें एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। When original and amended record belong to two different GST or 2B return period, if both the records belong to same periods 2B, only amendment record will be considered for ITC calculation of 2B। ठीक है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दो GST या 2B का मैटर, मतलब अगर 2 महीने का मैटर है, इस महीने इनवॉइस अपलोड करें, नेक्स्ट मंथ में उसको अमेंड करा, तो आप उसके ऊपर आपको एक्शन लेना ही लेना है। और अगर सेम मंथ का है तो वो भैया नेट जो उसका इफेक्ट होगा वही आपके 2B के अंदर आएगा, मतलब ITC कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है। एनी चेंजेस मेड इन अ रिकॉर्ड इनवॉइसेस before filing GST 1A by the supplier will reset the record status on recipient's IMS dashboard। आपके सप्लायर ने GST 1 के अंदर इनवॉइसेस को सेव कर दिया और आपने उसके ऊपर एक्शन कुछ भी ले लिया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, पेंडिंग में डाल दिया, और उसके बाद उसने रिटर्न को फाइल करने से पहले, सप्लायर ने GST 1 को फाइल करने से पहले कुछ भी चेंजेस करा है, तो आपके स्टेटस में वो चेंज हो जाएगा IMS डैशबोर्ड पे। ठीक है। सो रिटर्न सामने वाले का, सप्लायर का GST 1 फाइल करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी वो ITC का पार्ट बनेगा और आपके जो स्टेटस है IMS डैशबोर्ड के, वो तभी अप्रूव माने जाएंगे जब वो सामने वाला अपनी GST 1 को फाइल कर देगा। GST 2B विल बी सीक्वेंशियल नाउ। ठीक है। सिस्टम विल जनरेट GST 2B ऑफ अ रिटर्न पीरियड ओनली इफ GST 3B ऑफ प्रीवियस रिटर्न पीरियड इज फाइल्ड। ठीक है। सो भैया यहाँ पे GST 2B को फिर बेइज्जती की जा रही है कि भैया अब जो है GST 2B जो है पहले जैसा नहीं रहा है, 3B फाइल करने के बाद ही आपका 2B जो है वो फाइनल माना जाएगा, उससे पहले तो वो ड्राफ्ट ही रहेगा। ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर विल बी इंक्रीज्ड इन GST 3B। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई साहब। आपके सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपके एक्शन लेने से, आपके सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपका एक्शन लेने से। फॉर द इनवॉइस रिकॉर्डेड व्हिच हैव बीन रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट इन द IMS। अगर आपने IMS के अंदर आपने अगर कोई भी इनवॉइस को या क्रेडिट नोट को अगर रिजेक्ट कर दिया, तो आपके सप्लायर की भाई साहब लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी भैया? किसकी बढ़ेगी?
फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अगर हम इनवॉइस को रिजेक्ट करते हैं तो भैया उसकी लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी कम होना डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे चीज को समझना, आपका एक्शन जो है आपके सप्लायर की लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, बट डिपार्टमेंट, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, उसको आता बुरा लगता है, जाता बुरा नहीं लगता। आता बुरा का और जाता बुरा का मतलब क्या है, आप अगर इनवॉइस को रिजेक्ट करोगे तो सामने वाले की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनवॉइस अगर रिजेक्ट कर दोगे तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर क्रेडिट नोट आपने रिजेक्ट कर दिया, क्रेडिट नोट अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो सामने वाले की टैंट है फिश, मतलब क्रेडिट नोट के थ्रू सप्लायर क्या अगर अपनी लायबिलिटी को कम कर रहा है, क्रेडिट नोट के थ्रू अपनी लायबिलिटी को कम कर रहा है, तो अगर लायबिलिटी अगर कम हो जाएगी उसकी, तो फिर डिपार्टमेंट जो है अगर उसकी लायबिलिटी कम होगी तो डिपार्टमेंट, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो डिपार्टमेंट उसकी लायबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर आपने कोई भी क्रेडिट नोट अगर रिजेक्ट कर दिया तो आपके सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, अगर आपने क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि क्रेडिट नोट के थ्रू वो अपनी लायबिलिटी को कम कर रहा है, आप लोग जानते हो सब, ठीक है, कम क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको कोई ना कोई डिस्काउंट इशू कर रहा है, उसका सेल का मार्जिन कम हो रहा है, सेल की टैक्सेबल वैल्यू कम हो रही है, तो वो उसकी टैक्स की वैल्यू कम हो रही है। सो अगर आपने रिजेक्ट कर दिया क्रेडिट नोट तो उसकी टैक्स की वैल्यू जो है वो लायबिलिटी उसकी इंक्रीज कर देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और बस इतना ही है भाई साहब, ठीक है। तो ये था आपका आईएमएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनहेंसमेंट आपके जीएसटीआर 3B में या आईटीसी का जो आपका तरीका है क्लेम करने का, उसमें आने वाला है आईएमएस के थ्रू। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपके अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बाकी जब ये लाइव हो जाएगा तो आपको उसका लाइव जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।